हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राव प्राइम। ये है रिवेंज द न्यू बिगिनिंग का फाइनल एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था जियानमिंग और क्विंसी ये दोनों एजेंट की सस्पेक्ट को देखकर कब तक चिड़े हुए होते हैं। ये दोनों वहां चले जाते हैं। इसके बाद में भी एजेंट की तारीफ खत्म नहीं होती है। लिग्युआन और फिर उसके साथ के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सबके सब भी एजेंट की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि एजेंट ने अपने पास से काफी सारे स्टोरेज बैग इन लोगों के हवाले किए होते हैं। यहाँ पर सबके सब काफी ज्यादा खुश है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है एक बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आने वाली है। यहाँ से हम जियानमिंग और क्विंसी को देखते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर क्विंसी आगे बढ़ते बोलने लगती है, सीनियर ब्रदर जब ठीक है, अभी आपने देखा वहां पर हुआ क्या? जियानमिंग कहता है, हाँ मैंने देखा था। अब सब कुछ ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बड़ा करना होगा। उस चीज को पूरी तरह से बड़ा करने के बाद ही यहाँ पर हमें पुरानी रिस्पेक्ट वापस से मिल सकती है। जियानमिंग की ये बात क्विंसी को ठीक से समझ में नहीं आती। वो दोबारा सवाल करती है, आपका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? इसी समय जियानमिंग वापस से पीछे से घूमता है और फिर वहां जाने लगता है। यहाँ से हमें एक मोस्टर दिखाई देता है जो कि सामने का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर है। ये इन सभी को देख के कहने लगता है, ये लोग बिल्कुल ठीक है, इन लोगों से जरूर से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर शायद से ये वही मोस्टर है जिसको सील को चेक करने के लिए एजेंट और सारे कैलकुलेटर यहाँ पर आए थे, यानी यही मेन टारगेट है। और अभी तक का सीन देख के ऐसा लग रहा है कि जियानमिंग को ये बात पहले से पता है कि किस जगह पर इस मोस्टर को सील करके रखा गया था। यहाँ से हम दोबारा से एजेंट और शेन के सारे सीन देखते हैं। इस मोस्टर ने अभी जो कुछ भी कहा सेम ऐसा ही कुछ एजेंट को सुनाई दे जाता है। वो कहने लगता है, ये आवाज किसकी थी? शेन कहता है, आवाज मेरे को तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एजेंट कहता है कि सच में शायद से मुझे कोई वहम हो गया होगा, ऐसे बकवास आवाज है, आप अपना काम कीजिए। ये सुनकर शेन से आगे बढ़ जाता है। एजेंट सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दी थी, लेकिन यहाँ पर और भी जो बाकी कैलकुलेटर्स हैं इनमें से किसी को भी ये कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या सच में मेरे सुनने में कोई गड़बड़ हो चुकी है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। यहाँ से हम पाई और एक दूसरे कैलकुलेटर दिखते हैं। दूसरा कैलकुलेटर भागते हुए पाई के पास में आता है और उसे कहने लगता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वुजन ग्रुप के जितने भी कैलकुलेटर थे उनमें से कोई भी हमारी बात को नहीं मान रहा है। उनका काम था उस जगह पे जाने का जहाँ पर उस मोस्टर को कैद करके रखा गया है, लेकिन वो इस बात के लिए साफ मना कर चुके हैं। हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। अगले से चलता रहा तो उनके ग्रुप की और हमारे ग्रुप की लड़ाई शुरू हो सकती है। मास्टर पाई जल्दी से हमारे साथ में चलिए और उनसे बात कीजिए। यहाँ से हम इस जगह से देखते हैं जहाँ पर पाई के सेट के कल्टिवेटर है और सामने है वुजन सेट के कल्टिवेटर। वैसे तो ये सारे एक ही सेट के हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप के हैं। भाई का एक साथी कैलकुलेटर इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ही उस सीलिंग एरिया के अंदर जाना होगा, वहां पर जाकर चेक करना होगा कि वहां पर जो सील बनी हुई है उसके ऊपर किस तरह नुकसान हुए हैं, ताकि हम उसे ठीक कर सकें। अगर तुम अभी वहां पर नहीं जाते हो तो धीरे करके वो सील और ज्यादा कमजोर होती जाएगी और फिर वो मोस्टर आजाद हो जाएगा। हमें ये चेक करना जरूरी है। ये सुनकर वुजन सेट का एक मोटा कैलकुलेटर बोलने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम हमें खतरे में डाल रहे हो और खुद पीछे रुकना चाहते हो। हमें पता है तुम लोगों के पास में काफी सारे मैजिकल इक्विपमेंट्स है जिनका यूज तुम खुद को बचाने के लिए कर सकते हो, लेकिन हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम वहां पर उस सीलिंग एरिया के पास में गए और वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, किसी ने अचानक से हम पर अटैक कर लिया, तो हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि वहां से बच के निकल सके। हम सब के सब तुरंत मारे जाएंगे। अगर यहाँ पर रिस्क हमारी लाइफ का है तो हम 1% भी रिस्क नहीं लेंगे, हम तो कहीं नहीं जा रहे। और अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई कैलकुलेटर वहां पर उस सीलिंग एरिया के पास में जाए तो तुम वो खुद चले जाओ। अगर तुम्हें हमें भेजना है तो तुम्हें हमें अपने पास से कोई मैजिकल इक्विपमेंट देना होगा जिसकी मदद से हम वहां पर अपनी रक्षा कर सके। हम तुम्हें वो लौटाएंगे नहीं। ये सुनकर अभी कैलकुलेटर पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो जाता है। ये उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उनसे कहने लगता है, तुम्हारी मत कैसे हुई इस तरीके से हमारे सामने ये डिमांड रखने की? हम तुम्हें पहले अच्छे से समझ चुके हैं, वहां पर सील के अंदर और कोई मोस्टर नहीं है, केवल एक ही मोस्टर है जिसकी बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। और हम यहाँ पर उस मोस्टर को रोकने के लिए तो आए, इसलिए तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। ये सारे के सारे बेकार के बहाने मत बनाओ और हमारी मदद करो। अगर तुम यहाँ पर अभी हमारी मदद नहीं करते हो तो मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करके तुम सभी को अभी खत्म कर दूंगा। इस टाइम पर इसके साथ जो बाकी कैलकुलेटर होते हैं वो सबके सब इसे रोकने लगते हैं, इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वुजन सेट का एक दूसरा कैलकुलेटर बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम हम सभी के ऊपर अटैक करके हम सभी खत्म कर सको, तो फिर ठीक है, जाओ उस सीलिंग एरिया के पास में जाओ, वहां पर अपनी पावर दिखाना उस मॉन्स्टर को जो कि वहां पर है। यहाँ पर हमारे सामने कोई पावर दिखाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें से कोई भी तुमसे नहीं डरता। इसी टाइम पर क्विंसी इस जगह पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचते ही इन लोगों को शांत करते हुए इनसे कहने लगती है, मैंने तुम सभी को क्या काम दिया था? तुम्हें जाकर उस सील को चेक करना था और तुम ये सब कुछ बेकार की बातें कर रहे हो। जाओ जल्दी जाकर उसे चेक करो। तुम लोगों को हमारी मदद के लिए यहाँ पे लाया गया है और तुम सब के सब हमारी मदद करने की बजाय हमारी मुसीबतों को ही और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो। क्विंसी ये कहते हुए अपने साथी कैलकुलेटर्स के ऊपर चला रही होती है और ये सब के सब वो कैलकुलेटर्स है जिन्हें अपनी लाइफ खतरे में डालकर उस सील के पास में जाना है, उसके ऊपर सारी चीजें चेक करने के लिए। यहाँ पर इसके अंदर पाई भी होता है जिसने क्विंसी को सब कुछ बता दिया है और क्विंसी अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर अब इस तरह से गुस्सा कर रही है। ये चीज इन सारे कैलकुलेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ खास बोल नहीं पाते। वो सबके सब काफी डर जाता है और कहने लगता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए लीडर, आप यहाँ पर आ गई, हम बस जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया था, हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ये कहते हुए ये बंदे यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। इनके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा गुस्सा होता है। एक मोटा वाला बंदा अपने सर से बोलने लगता है,
ये लीडर यहाँ पर आ चुकी है। ये हमारी केवल नाम की लीडर है, पता नहीं क्यों इन्हें हमारी लीडर बना दिया गया है। इनके अंदर ना तो पावर है ना ही कोई अच्छा दिमाग। अगर इनके पास में उन दोनों में से कुछ भी होता तो हमारी लाइफ भी भाई गलिटस की तरह ही होती। हम सभी को इस तरीके से इतना खतरनाक काम नहीं दिया जाता। यहाँ पर हमारी लाइफ को अब खतरे में डाला जा रहा है। ये सब कुछ हमारी लीडर की वजह से है। दूसरी तरफ उस लीडर को देखो, उस लड़के एजेंट को, वो किस तरीके से अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा है। हमेशा हर खतरे के अंदर वो खुद आगे बढ़ता है, ना कि अपने साथ साथियों को आगे भेज देता है। उसी लड़की की वजह से उसकी पूरी टीम का ज्यादा फायदा हो चुका है, लेकिन वही हमारा अभी तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हर चीज के अंदर हम पीछे रह गए हैं। ये सारी बात करते हुए वुजन सेट के इन सारे लीडर्स के अंदर एक अलग सा क्रोश फैल जाता है। ये सारी बातें केवल एक लीडर नहीं, बल्कि यहाँ पर और जितने भी लीडर्स है ये सबके सब सोच रहे हैं। कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा। इन सभी से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए पाई और क्विंसी भी ये सब कुछ समझ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर चिंगारी लग चुकी है। वुजन वैली के सभी कैलेडर्स काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर यहाँ पर कोई भी गलत स्टेप उठा, एक भी चिंगारी और अगर इन कैलेडर्स की तरफ गई तो ये आग बहुत तेज बढ़ जाएगी, जिसके बाद में इसे शांत करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आपस में कैलेडर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। पाई इस बारे में क्विंसी से बात करने लगता है, लेकिन क्विंसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो तुरंत ही इसे शांत कर देती है और सोचने लगती है खतरा तो है। हमारे पास में जितने भी स्टोरेज बैग थे वो सारे उन दूसरे सेट के कैलेडर्स ने हमसे छीन लिए थे। उसके बाद में एजेंट ने उन सभी को छीन लिया, लेकिन उनमें से एक भी स्टोरेज बैग हमारे पास वापस नहीं लौटा। इसी वजह से ये सारे कैलेडर इससे तो गुस्से में है। मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि मैं उन स्टोरेज बैग को वापस हासिल कर सकूं, जिसे हासिल करने का केवल एक ही तरीका है। इसके बाद में वो पाई से कहती है, अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, मुझे जाकर इस पूरे मैटर को सॉल्व करना होगा, जिसे सॉल्व करने का तरीका मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ जाने लगती है और पाई भी चीज समझ जाता है कि क्विंसी यहाँ पर क्या करने वाली है। वो उसे धीरे से और दूर स्विच कर देता है। यहाँ से हम एक जगह दिखते हैं जो कि आराम से एक जगह बैठा हुआ है। उसके पास में काफी सारे स्टोरेज बैग्स है जिनके अंदर कलेक्शन काफी सारा सामान है। उसने एक अच्छी जीत हासिल कर ली है। इसी समय क्विंसी इस जगह पहुंचती है और एजेंट से बहुत ही अजीब तरह से बात करती है। उसे यहाँ पे बहुत गलत तरीके का यूज नहीं करना चाहिए था। वो एजेंट से कहती है, ये लड़की एजेंट जल्दी से उस सारे स्टोरेज बैग मेरे हवाले कर दे। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी और वो बैग मेरे को सीधे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरनाक अटैक यूज कर दूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ में कोई भी रूड बिहेव करूं और तुम उसके बाद में लेडी लिग्यून के पास में जाकर मेरी शिकायत कर दो। क्विंसी की ये धमकी सुनने के बावजूद भी एजेंट शांत रहता है और मजाक में उसे कहने लगता है, तो मेरी स्टोरेज बैग तो बाद में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे मेरी अंडरवेयर वापस लौटाओ जो कि तुमने चुरा ली थी। ये कहते हुए वो क्विंसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। क्वींसी जल्दी से उसके हाथ को साइड में झटक देती है और फिर से कहने लगती है, जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, मेरे पास में आने की हिम्मत मत करना। ये किस तरह की घटिया हरकत है? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने तुम्हारी कोई भी चीज चुराने की कोशिश नहीं की है। एजेंट कहता है, मुझे जब तक तुम पर भरोसा नहीं होगा जब तक मैं खुद से इसे चेक नहीं कर लूंगा। क्विंसी कहती है, मुझे चीज अच्छी तरह से पता है, ये सब भी तुम्हारा कोई तरीका है मुझे परेशान करने का। तुम इस तरीके से मुझे केवल छूना चाहते हो। एजेंट तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये कहते क्विंसी मेनली जैनमेंग के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि जैनमेंग पहले क्विंसी को कुछ खास पसंद नहीं करता, लेकिन अगर जैनमेंग की चीज पता चल गई कि एजेंट ने उसे छूने की कोशिश की है, तब तो जैनमेंग के मन में क्विंसी के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में क्विंसी के पास में कोई भी होप नहीं होगी किसी भी तरीके से जैनमेंग को हासिल करने की। तभी एजेंट हंसता आगे बढ़ने लगता है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया है, मेरे को तुम्हें छूने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेरी चीज वापस चाहिए, तुम बस सीधे उसे मुझे लौटा दो, उसके बाद में बात खत्म हो जाएगी। ये सुनकर क्विंसी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और फिर हंसते बोलने लगती है, तुम्हारे शब्दों की जादू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब सभी कैलेंडर्स तुम्हें एक मासूम कैलेंडर समझने लगे, उन दूसरे सेट के कैलेंडर्स के ऊपर भी तुम्हारा जादू काम कर गया था और तुमने धोखे से उन्हें हरा दिया, लेकिन ये सब कुछ मुझे काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पता है तुम किस तरीके से बातों के तीर चलाते हो, इसका इफेक्ट मुझ पर नहीं होने वाला। तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा माइंड नहीं बदलेगा। मुझे इस तरह से पता है कि तुम किस ज्यादा घटिया हो और किस हद तक अपनी बात को पूरी कराने के लिए नीचे गिर सकते हो। क्विंसी जब ये सब कुछ कह रही होती है तब उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोश जोश में बहुत जोर चिल्ला देती है, जिससे वहाँ पर जो बाई कैलेंडर्स होते हैं वो सब भी ये सब कुछ सुन लेते हैं। वो सब तेजी से भाग के उस तरफ आते हैं और फिर कहने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर को इस तरह से परेशान करने की? तुम हमारे होते हुए उनकी इस तरह से बुराई नहीं कर सकती। शेन कहता है, हाँ तुम जानते भी हो इन्होंने कितना कुछ किया है, ये वो जिन्होंने मोस्टिस के ऊपर सबसे पहले अटैक किया था, हर समय हमें प्रोटेक्ट किया, हर एक खतरे में खुद आगे बढ़कर हम सभी को बचाया, और उन सभी में से यही वो कैलेंडर है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोस्टिस को मारा है, ज्यादा रिसोर्स को कलेक्ट किया है। और इस सबसे बढ़कर अगर यहाँ पर ये नहीं होते तो तुम्हें तो वो दूसरे सेट के कल्टिवेटर हमारे एरिया के अंदर आकर लूट के जा चुके होते। इन्होंने अपनी चालाकी से ऐसे कैलेंडर्स को हराया है जिन्हें जैनमेंग भी ठीक से हरा नहीं पा रहा था, उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया था। एजेंट और जैनमेंग का ये कंपैरिजन सुनकर क्विंसी को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर चलकर एजेंट पर अटैक करने लगती है और फिर कहती है, तुम किसी भी तरीके से जैनमेंग को इस लड़के से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम देखो ये लड़का कितना कमजोर है, ये तो मेरे अटैक को भी ठीक से संभाल नहीं पाएगा, तुम इसे जैनमेंग से कंपेयर क्यों कर रहे हो? ये सुनने के साथ में ही एजेंट के माइंड में जैनमेंग को लेकर जो भी छवि होती है उसके माइंड में घूम जाती है। उसे याद आता है कि किस तरीके से जैनमेंग ने एक टाइम पर उसके विलेजेस के ऊपर अटैक करके उन सभी को खत्म कर दिया था।
इसके बाद में वो एकदम से अपनी आँख खोलता है और फिर क्विंसी गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ मारकर उस जेल पर गिराते हुए कहने लगता है, बस बहुत हो गया। क्विंसी की गाल पे जो ये थप्पड़ पड़ा है ये बहुत ज्यादा जोरदार होता है। क्विंसी जैसे जेल में गिरती है वो बच्चा होता है दूर दूर उड़ने लगती है। इसके बाद में वो किस तरीके से हाफते उठती है, उसे कुछ भी बोला नहीं जाता। क्विंसी के साथ के जब ये कलेक्टर्स होते हैं उनमें से एक बोलने लगता है, यहाँ पर ये धुआं कैसे आ गया। दूसरा कलेक्टर बोलता है, आज चंद तो कहीं से भी आया हो, इसके गाल पर एक अच्छी तरह थप्पड़ पड़ा है। ये लड़की क्विंसी भले ही हमारी लीडर है लेकिन फिर भी एक थप्पड़ तो ये डिजर्व करती ही थी। इसके बाद में एजेंस क्विंसी का रोता हुआ मुंह देखकर कहने लगता है, दोबारा से मेरे साथ में ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ पर भाई कलेक्टर्स की तरह नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसे ही रुक जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं सीधे तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सारे लोगों के सामने तुम्हें बुरी तरह से पीट कर तुम्हें खत्म कर सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और एक और बात, किसी को मारने से पहले मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। इस बार मैंने सोच लिया है और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इस तरह कोई भी गलती तुमने रिपीट की और मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए तो मैं इस माइंड को बिल्कुल रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके अलावा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके से ऑर्डर दे सको। इसी समय जैन मैंग की इस जगह पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर आते हुए एजे गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख देता है और फिर से कहने लगता है, ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई क्विंसी के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। क्या तो इस बात को नहीं जानता कि लड़की क्विंसी मेरे साथ में, इसके ऊपर तुम किस तरह का अटैक करेगा तो वो अटैक मेरे ऊपर होगा। एजेंट कहता है, असल में ये अटैक तुम्हें परेशान करने के लिए ही था। मुझे ये बात पहले से पता है कि इसके गाल पर जो थप्पड़ पड़ा है वो असल में तुम्हारे गाल पे पड़ा है। इस थप्पड़ की झंझनाहट तुम्हें अच्छी तरह से फील हो रही होगी। ये कहने के साथ में एजेंट अब सबके सामने फुल ओपनली जैन मैंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ पर अब की बार उसके शब्दों से साफ दिखाई दे रहा है वो किसी चीज से डरने वाला नहीं है, ना ही उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो मुंह पर बोल रहा है कि जैन मैंग, अगर तुम्हें पावर है तो आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। जैन मैंग भी सेम ये सोच रहा होता है। तो तुझे लगता है इसने ये बात सबके सामने मुझसे कह दी है, ये थप्पड़ मेरे गाल पर था। पहले तो उसने क्विंसी को अटैक किया और फिर अब इस तरीके से मेरी इंसल्ट की। अब तो मैं किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मुझे इसे सबक सिखाना होगा और बताना होगा कि क्या होता है उसका जो कि मेरे से पंगा लेता है। ये सोचने के बाद में जैन मैंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से एजेंट को अटैक करता है और फिर से कहने लगता है, लड़के, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ये अटैक तेरा आखिरी अटैक है। एजेंट कहता है, एकदम बकवास है, इसे तो मैं मेडिसिन से रोक सकता हूँ, तुम तो बहुत कमजोर हो। ये कहते एजेंट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इस अटैक को आसानी से ब्लॉक भी कर लेता है। ये देखकर जैन मैंग चौंकते हुए सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरा अटैक कैसे ब्लॉक कर लिया। इसका कल्टीवेशन लेवल कम से कम मेरे से 3 रिलेम नीचे होगा और यहाँ पर इस ट्रैक के अंदर मैंने अपनी 80% पावर का यूज किया है। इस ट्रैक को रोक पाना इस लड़के की बस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसने इस ट्रैक को रोक दिया है। ये इसका मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा है। आगे फ्यूचर में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके बाद में ये जैसा कि बोलता है, अगर आज के टाइम पर तुम जितना बच जाते और तुम्हारी लाइफ थोड़ी और लंबी होती तब तो तुम इस वर्ल्ड के लिए काफी कुछ कर सकते थे और तुम अपने आप को बहुत पावरफुल बना सकते थे। लेकिन तुमने ये मौका गवा दिया है, तुमने गलत इंसान से फाइट कर ली है। अब यहीं पर तुम्हारे जीवन का सफर खत्म होता है। जिस दिन का एजेंट जैन मैंग से थोड़ा दूर हट जाता है और फिर कहने लगता है, इतनी जल्दी क्या है। ये कहते वो अपने स्वॉर्ड जोर से घुमाता है। उसकी स्वॉर्ड के अंदर से एक ड्रैगन तेजी से जैन मैंग की तो बनने लगता है। इस स्नेक को देखकर जैन मैंग सोचने लगता है, इसे तो मैं बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करूंगा और उसके बाद में अगला अटैक इस लड़के एजेंट के ऊपर होगा। बाद में जब लिग्गान मुझसे कुछ सवाल करेगी तो मैं कह दूंगा सभी ने देखा है कि उसने आगे से मुझ पर अटैक किया था। यहाँ पर मेरे पास में पूरा मौका है इस लड़के को खत्म करने का। मुझे किसी भी तरीके से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए जैन मैंग अपने छोटे जोर से घुमाता है। पहले तो इस ड्रैगन को जो कि एजेंट ने उसकी तरफ भेजा है उसे नष्ट कर देता है और फिर एजेंट से कहता है, तुमने इसकी मदद से मुझ पर अटैक किया था, देखो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। ये कहते हुए अब जैन मैंग भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है। उस जगह की हवाएं बहुत तेज हो जाती है। एजेंट इसे देख के कहने लगता है, ये सब क्या है। ये कहते हुए वो अपने आसपास में एक सर्कल टाइप कुछ बना लेता है ताकि अपने डिफेंस को बढ़ा सके। इसी समय एजेंट दिखाई देता है उस घूमती हुई हवा ने बवंडर का रूप ले लिया है। बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर उसी बवंडर के तक घूमने लगे। इसे देखकर इजी जल्दी से अपने पास से एक पिल निकालता है और फिर उसे खा लेता है। ये देखकर जैन मैंग कहने लगता है, ये तुम्हारी एक एनर्जी पिल है जिससे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी पावर कम से कम बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी तुम उससे कमजोर ही रहोगे। मेरा ये अटैक तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ तुम्हें खत्म करके रहेगा। चिकन के साथ में जैन मैंग का वंडर एजेंट पर होता है। एजेंट किस तरीके से इस वंडर को रोकने की कोशिश करता है और ये करने के चक्कर में एजेंट को अपनी बहुत सारी एनर्जी का यूज करना पड़ता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। ये देखकर जैन मैंग सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, इस लड़के के अंदर इतनी एनर्जी है, ये मेरे इस ट्रैक को ब्लॉक कर पा रहा है। वैसे तो इसके मुंह से ब्लड निकला है, यानी कि अटैक का इफेक्ट इसके ऊपर हुआ है, लेकिन इस अटैक का इफेक्ट बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का नाटक कर रहा है, मुझे सही तरीके से इसे पूरी ताकत से अटैक करना चाहिए। ये सोचकर जैन मैंग अपने इस अटैक को रोककर खुद से आगे बढ़कर एजेंट पर अटैक करता है और फिर आखिर में उससे कहता है, अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी समय हमेशा की तरह लिग जुआन इस जगह पहुंच जाती है, दोबारा से एजेंट को उठा लेती है और कहती है, रुक जाओ वहीं पर, ये फाइट यहीं खत्म होती है। जैन मैंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा है किसी भी तरीके से किसी भी और कल्टिवेटर को परेशान करने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने दोबारा से वही हरकत की। तो वही पावर्स का गलत से यूज कर रहे हो। एक कमजोर कल्टिवेटर को परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ली ग्यान के इतना करने के साथ में आखिर पता चलता है एजेंट के मुंह से ये ब्लड क्यों निकला था। एजेंट जल्दी से स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने मुंह से खून कर रहे खून को और तेज कर देता है और वह कहता है, ली ग्यान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिस्टर ली ग्यान देखिए किस तरीके से इसने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे मुंह से कितना सारा खून बह रहा है। इस सब कुछ इनके अटैक की वजह से हुआ है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अपनी कवसिन एनर्जी को खुद को बचाने के लिए मुझे यूज करना पड़ा। अगर यहाँ पर आप आज टाइम पर नहीं आती तो जरूर से मेरे पर अटैक करके मुझे खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पर एजेंट की इस चाल में फंस जाती है। वो जल्दी से संभालने लगती है। वो उससे कहती है, नहीं नहीं तुम्हें इस तरीके से परेशान की जरूरत नहीं है। कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। तुम जितना कुछ भी कहने की कोशिश करोगे तुम्हारा दर्द और ज्यादा बढ़ने लगेगा। जियान मैंग अब तो तुम्हें यहाँ पर जवाब देने होंगे। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने एजेंट के ऊपर दोबारा स्ट्राइक किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पर सभी कलेक्टर्स के सामने मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें जरूर से बहुत सारे हाई लेवल कलेक्टर्स को इससे का जवाब देना होगा। ये चीज बहुत लंबी जाएगी। सेक्ट के अंदर हमारे जितने भी सीनियर्स है मैं सभी बताऊंगी कि एजेंट की असलियत कैसे हुई है। एजेंट को किसी दूसरे सेट के कल्टिवेटर ने या फिर किसी मोस्टर ने नहीं बल्कि हमारे एक साथी कल्टिवेटर ने मारा है, जो कि यहाँ पर इस मिशन के अंदर हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें डिफेंड करने के लिए आया था। इसी समय यहाँ बाकी कल्टिवेटर्स भी एजेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एजेंट ने यहाँ पर इन सभी कल्टिवेटर्स के लिए जितना कुछ भी अच्छा किया है उसका रिफ्लेक्शन अब दिखाई दे रहा है। साइड में खड़ी हुई ये लड़की बोलने लगती है, एजेंट तो कितना अच्छा है, उसने खुद से आगे बढ़कर जियानमिंग के टेक्स्ट को केवल ब्लॉक किया, एक बार भी उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं की। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जियानमिंग ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। एक बच्चे के ऊपर इस तरह से अटैक करना, उसे जान से मारने की कोशिश करना बहुत ज्यादा बेकार हरकत है, स्पेशली उस लड़की के ऊपर जिसने हम सभी की जान बचाई हो, हम सभी को लुटने से बचाया हो। ये सुनकर जियानमिंग जल्दी से अपना एक्सप्लेनेशन रेडी करने लगता है। वो इनसे कहता है, मेरी बात तो ध्यान सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम सभी को लग रहा है। मैं खुद भी यहाँ पर इस लड़की के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करने वाला नहीं था, लेकिन इसने कोई दूसरा से छोड़ा ही नहीं। इसने मेरी आंखों के सामने क्विंसी के ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया, उसे थप्पड़ मारा और फिर उसे डांटने भी लगा। इसने उसे उसके घर में घुसने कर जान से मारने की कोशिश की। तो मुझे गुस्सा आना ही था। ये कहते हुए जियानमिंग सोचने लगता है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है इस लड़की के मुंह से जो खून निकला था वो क्यों निकला था। वो सब कुछ इसकी एक चाल थी ताकि इस तरीके से सभी कैरेक्टर्स को मेरे खिलाफ कर सके, और ये चाल इसकी काम कर गई है। अब इनमें से कोई भी कैरेक्टर मेरे विश्वास नहीं करेगा। लड़के ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब बस एक मौका मुझे मिल जाए तेरे साथ में, अगर मैं एक सेकंड के लिए भी अकेला हुआ तो मैं तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करके तुझे खत्म कर दूंगा। तभी जिरागी बोलता है, सीरियस सिस्टर किल सबसे काम नहीं चलेगा, हमें इसे अभी कोई ना कोई सजा देनी होगी, वरना ये पूरा मिशन एकदम बेकार हो जाने वाला है। हम में से किसी भी कैरेक्टर का इतनी और भरोसा नहीं है, और आगे भी ये भरोसा खत्म ही होता जाएगा। एजेंट ये कह रहा होता है। इसी टाइम पर लीगियन के पीछे किस चीज के अंदर एक बहुत जोर धमाका होता है। वहाँ पे चारों तरफ ये अजीब सी लाइटें फैल जाती है। लीगियन कहने लगती है, ये क्या हुआ, ये किस तरह का धमाका था। यहाँ पे केवल जियानमिंग की होता है, जो किस चीज को दिखने के साथ ही पहचान जाता है। वो तेजी से स्थिर भागता है और फिर कहने लगता है, यही वो सील है जो कि डिमन किंग कैद करके रखती है। ये यहाँ पर हमें दिखाई देने लगी है, जिसका मतलब वो सील कम से कम कमजोर हो चुकी है। सभी कैरेक्टर्स मेरे पीछे आओ, हमें जल्दी से उस जगह पहुंचकर इस जगह को पूरी सील करना होगा, इससे पहले कि वो डिमन किंग वहां से बाहर निकल जाए। जियानमिंग के इतने के साथ ही सभी कैरेक्टर बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगते हैं, सीधे इस जगह पहुंच जाते हैं चाहे मॉन्स्टर को सील किया गया है। और फिर इसके बाद में सभी कैरेक्टर्स अनबर्स के सर के इस जगह को वापस से सील करने लगते हैं। सीलिंग एरिया के अंदर जो कुछ भी कमी आई है वो वापस से भरने लगती है। इससे ऊपर के साइड में एक फॉर्मेशन भी शो होता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। अंदर से कुछ न कुछ आवाजें आती जा रही है। शुरुआत में तो ये सारी आवाजें बिल्कुल बच्चा नहीं आती, ये आवाज किसी जानवर की तरह होती है, लेकिन फिर बाद में आवाज ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। उस बड़े से गोले के अंदर से कोई कहने लगता है, कई हजार सालों से मुझे यहाँ पर कैद रखा गया है और अब मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। इंसानों तुम्हारा अंत आ चुका है, यहाँ से बाहर निकलने के साथ में मैं सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर काउंसिल कैरेक्टर बहुत बुरी तरह डर जाता है। एक कैरेक्टर बोलने लगता है, ये तो बाहर निकलने के साथ ही हमें मारने की बात कर रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए वरना ये हमें जान से मार देगा। दूसरा बंदा बोलता है, ये डेमन किंग है, इससे हम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं, यहाँ पर ही हमें अपनी सही पावर लगानी होगी। तभी जियानमिंग बोलता है, तुम दोनों वहाँ पर क्या फिक्र की बातें कर रहे हो, यहाँ पर आओ और भी मत करो, एक बात को अपनी दिमाग में बिठा लो, ये असल में वो डेमन किंग है ही नहीं, ये केवल उसका एक छोटा सा पार्ट है। कई हजार सालों से डेमन किंग को इस जगह में कैद रखा गया है, उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो हमें आवाज सुनाई दे रही है ये असल में उसकी स्पिरिट की है, जो कि अभी भी इसी के अंदर कैद है। और ये जो स्पिरिट है ये भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, केवल उस स्पिरिट का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम सबके साथ मिलकर रोक सकते हैं। अगर हम सभी कैरेक्टर साथ मिलकर इस सील के अंदर अपनी पावर डालते हैं तो ये पावर इतनी ज्यादा होगी कि किसी भी हालत में वो स्पिरिट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तभी उस गोले के अंदर से आवाज आती है, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई स्पिरिट या फिर कोई कमजोर चीज नहीं हूँ, मैं एक जिंदा डीमन किंग हूँ और हर हालत में यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा, चाहे आज मुझे अपनी पावर का हर एक कदम तक न लगाना पड़ जाए, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना ही है। ये जगह आज तबाह होकर रहेगी और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो एक करके तुम सभी को खत्म कर दूंगा, तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं निकल सकता। ये कहने के साथ में वो डीमन किंग अपनी काफी सारी पावर को उसके ऊपर रिलीज कर देता है। एक जोर धमाका होता है जिससे काफी सारे कैरेक्टर जो कि इस गोले की तरफ भाग रहे थे वापस से दूर खसक जाते हैं। सेम ऐसे जियानमिंग के साथ में होता है, वो जल्दी से लीगियन के पास में आता है और उसे कहने लगता है,
लिग्युआन, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों को अपनी पावर कंबाइन करके इस सील के ऊपर डालनी है ताकि इसे किसी भी तरीके से खुलने से रोका जा सके। ये सुनकर ये दोनों सेम वैसे ही करते हैं। ये दोनों की दोनों अपनी टेक्निक्स का यूज करके अपनी काफी सारा माना एनर्जी को उस गोले के ऊपर डालने लगते हैं। यहाँ पर इनका मेन टारगेट इस येलो रंग की गोले से निकल रही ये व्हाइट एनर्जी है जो कि मेन स्पिरिट है। जैसे ही एनर्जी इस व्हाइट स्पिरिट की टकराती है अंदर से आवाज आने लगती है, तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, तुम्हारी ये पावर बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहाँ पर कैद किया था, वो तो बहुत ताकतवर थे, लेकिन नई पीढ़ी के अंदर बिल्कुल पावर नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। लिग्युआन और जैनमिंग की ब्लू लाइट और इसके अलावा जो ये व्हाइट लाइट पहले से मौजूद है, ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाती है। एक जोर धमाका होता है और लाइट से कोलैप्स होने के साथ में एक नई लाइट अभी दिखाई देने लगती है जो कि रेड रंग की है, जो कि बाकी जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन सभी इग्नोर करते हुए सीधे एजेंट के ऊपर अटैक कर देती है। इस समय एजेंट समझ में नहीं आ रहा होता है उसे क्या करना चाहिए। लाइट सीधे जाकर उसके सर के अंदर घुस जाती है। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। एक कल्टिवेटर जो कि जेल में पड़ा हुआ है वो कहने लगता है यहाँ पे अचानक से हुआ क्या। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है हम सबके सब मरने वाले हैं। यहाँ पर वो जो डीमन किंग था वो फ्री हो चुका है और वो बाहर आने के साथ ही हम सभी को खत्म कर देगा। इसी समय इस पहले बंदे की नजर एजेंट की ओर पड़ती है। ये कहने लगता है देखो वहां पर देखो एजेंट क्या कर रहा है। अभी अभी हमारे ऊपर डीमन किंग ने अटैक कर दिया था और वहां पे बैठकर अपना मेडिटेशन कर रहा है। मुझे नहीं लगता मेडिटेशन करने का ये सही तरीका है। यहाँ पर इन्हें इस तरीके से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। यही सुनकर एक दूसरा कल्टिवेटर एजेंट के पास में आता है और उसे कहने लगता है ब्रदर एजेंट ये तुम क्या कर रहे हो। इस टाइम पर हम एक फाइट के बीच में, तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए। इन कल्टिवेटर्स के इस तरह जगाने के बावजूद भी एजेंट उठता नहीं है। यहाँ से हम एजेंट के माइंड के अंदर से देखते हैं एजेंट अब अकेला नहीं है। यहाँ पर उसके पीछे की साइड में एक और अजीब सा जीव होता है जो कि एजेंट देख के लगता है फाइनली मैं बाहर आ गया। उस व्हाइट हेयर मॉन्स्टर ने मुझे काफी लंबे टाइम से परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन आखिरकार मुझे मौका मिल चुका है यहाँ से बाहर निकलने का और अब मैं इस लड़की के साथ में हूँ। मैं अब पूरी तरह आजाद हो चुका हूँ, अपने मन का मालिक हूँ। तभी एजेंट कहता है ये मेरा माइंड है, तुम इस टाइम पर मेरे सी कॉन्शियसनेस के अंदर हो। ये कहते हुए एजेंट आगे सोचता है सी कॉन्शियसनेस केवल वही कल्टिवेटर एस्टेब्लिश कर पाते हैं जिन्होंने कल्टिवेशन का फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पार कर लिया हो। मैं अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुंचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास में ये सी कॉन्शियसनेस है कैसे। शायद से ये इस अजीब सी एनर्जी कारण है, इसने मेरी बॉडी के अंदर इसे इतनी जल्दी जगा दिया है। किसी भी कल्टिवेटर के लिए सी कॉन्शियसनेस एक सीक्रेट जगह होती है जिसके अंदर वो अपनी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। अब मेरे पास में भी ये आ चुकी है। इसके बाद में एजेंट जो कि सी कॉन्शियसनेस के अंदर है वो अंदर ही अपनी आँख खोलता है और फिर उसे सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसे कहता है इस फाइट के अंदर मेरी जीत हो चुकी है, आखिरकार मैं जीत गया। एजेंट कहता है तुम हो कौन। वो सोचने लगता है ये शायद से वही है जो कि मैं अजीब सा अपने बॉडी के अंदर घुसता हुआ फील किया था, वो रेड एनर्जी। जब ये एनर्जी मेरे सर के अंदर एंटर कर रही थी उसी टाइम पर मुझे फील हो गया था कि कोई इविल पावर मेरे अंदर आ गई है, ये एक गेस्ट की तरह है जिससे मुझे यहाँ से निकालना होगा। तभी एकदम से ये बंदा एजेंट की तो बात से पूछता है और फिर उसे कहने लगता है तुम बिल्कुल ठीक से सोच रहे हो, मैं एक इविल एनर्जी हूँ, मैं हूँ डेविल्स का किंग और मैंने तुम्हारी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मेरी जैसी एक सोल तुम्हारी बॉडी के अंदर आई है, इसलिए हम तुम्हें मौका देते हैं अपनी कोई भी विश तुम कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम तुम्हारी विश को कंप्लीट कर पाए तो तुम्हारे मरने से पहले ही उसका तुम्हें असर दिखाई देगा, क्योंकि इस टाइम पर हम तुम्हारे शरीर के अंदर है। इस वजह से ऐसा हो सकता है तुम्हारी सोल के ऊपर किस तरह का डैमेज पड़ जाए, इसलिए बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा है वो मांग लो। ये सुनकर अभी से नशा शुरू कर देता है और वह कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरी सोल नष्ट होगी, तुम हो ही क्या, तुम केवल एक छोटे से पक्षी की तरह हो जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी आसानी से सील करके पैक कर दिया था और कई हजारों सालों तक तुम इसी पिंजरे के अंदर बंद रहे थे। तुम्हारे साथ में तुम्हारा वही होने वाला है। डेविल किंग बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तुम्हारे पूर्वजों में किसी के अंदर भी इतनी पावर नहीं थी कि उनमें से कोई भी मेरा एक बाल भी तोड़ पाए। वो तो उस टाइम पर उस जगह पर वो व्हाइट हेयर मॉन्स्टर आ गया और उसे मुझे पकड़कर वहां पे कैद कर दिया, वरना तो मैं सबको खत्म कर देता। एजेंट कहता है कि सच में तुम ऐसे कुछ कर सकते हो, मुझे तो इसके ऊपर शक है और एक चीज भी समझ में नहीं आ रही है, जब तुम इतनी ताकतवर हो तो तुम मेरी बॉडी के अंदर एंटर क्यों किए हो और मुझसे इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हो। तुम्हें पता है ना ये मेरा स्काई कॉन्शियसनेस है, तुम इस टाइम पर मेरे घर पर हो तो इस वजह से कम से कम तुम्हें मेरे साथ में तमीज से बात करनी चाहिए। एजेंट के इतना कह देने के साथ में ये विल किंग बहुत गुस्सा होता है। वो एजेंट से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक डेविल किंग हूँ, मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। अगर मैं अपनी सारी पावर्स का यूज कर दूं तो तुम कहाँ चले गए किसको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं बेकार में तुमसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। सीधे सीधे तुम्हारे सोल को नष्ट करने की बात में तुम्हारी बॉडी के ऊपर वैसे मेरा काबू हो जाएगा, तो अब मुझे तुमसे किसी भी तरीके की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में तुरंत से पेश आ रहा था, तुम्हें एक मौका दे रहा था अपनी आखिरी इच्छाओं को पूरा करने का, लेकिन तुम इस मौके के लायक नहीं हो। तुम्हारी सोल अब नष्ट होने वाली है और तुम्हारी बॉडी अब मेरी गुलाम होगी। ये कहते हुए ये डेविल किंग एजेंट के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देता है। एजेंट कहता है तुमने भी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुमने मेरी बॉडी को एक्सेप्ट किया, लेकिन असल में ये तुम्हारा बैड लक है कि तुमने मुझे सिलेक्ट किया। एजेंट की ये बात सुनकर डेविल किंग एक सेकंड के लिए रुकता है, वो तुरंत ही एजेंट को उसे गर्दन से उठा लेता है और फिर उसे कहने लगता है बच्चे तुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करे, वहां पर जो बाहर लोग हैं उन सभी को हो सकता है तो बेवकूफ बना पाए, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी भी तरीके से तेरी बातों के अंदर आ जाऊं। तू केवल एक छोटा बच्चा है
मैंने तुझे चुनने से पहले सब कुछ चेक कर लिया था। तेरे पास में 6 लेवल का कल्टीवेशन है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तेरी बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्योर है। और इसके अलावा तेरे पास टेम्पर्ड बॉडी भी है जिसकी मदद से तेरी डिफेंसिव पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। यही कारण था वहाँ पे जितने कल्टिवेटर्स थे तो उन सभी में सबसे ज्यादा सूटेबल है। वहाँ पर उन सारे बेकार कल्टिवेटर्स के बीच में मुझे तेरी बॉडी मिली, ये मेरे लिए काफी ज्यादा लक की बात है। इस तरीके की सूटेबल बॉडी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यूजिन कहता है तुम पूरी तरह झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम केवल मेरे सामने खुद को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बाहर लगभग 20 कल्टिवेटर थे जो सब के सब मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तुमने बस जल्दीबाजी में मुझे चूज कर लिया है और अब तुम अपने आप को लकी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। इविल किंग बोलता है शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा कमजोर समझ लिया है, मेरी स्किल्स को तुम कुछ मानते ही नहीं हो। यहाँ पर ये बात पूरी तरह सही है कि मेरे पास इस टाइम पर बिल्कुल भी कल्टिवेशन एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत ताकतवर हूँ। तुम्हारे इस सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हूँ, मैं यहाँ की एनर्जी को ही तुम पर यूज कर सकता हूँ। इस वजह से तुम मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर हो। इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ढीठ लड़के हो, तुम्हें मैं कुछ भी कहूंगा तुमसे विश्वास नहीं करोगे, तो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। सोल सीजिंग टेक्निक स्टार्ट। इस डेविल किंग के तकनीक के साथ में उसके हाथ के अंदर काफी एनर्जी दिखाई देने लगती है। इसी टाइम पर एजेंट भी अपनी कुछ पावर यूज करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर जैसे एक ब्लू रंग की एनर्जी रहती है और बीच के अंदर एक रेड रंग की फायर पावर दिखाई दे रही है। इसके अगले सेकंड कुछ अजीब सा होता है, उसकी पूरी बॉडी जैसे फायर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। चेहरे की जगह पर एक फायर बॉल दिखाई दे रहा है। ये देखकर डेविल किंग बोलने लगता है तुम तो एक ट्रेवर्सल पर्सन हो, तुम्हारे पास में बुद्धिज्म फ्लेम की पावर है, लेकिन ये मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। इसके होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके रहूंगा। लड़के मरने के लिए तैयार हो जा, ये तेरा आखिरी टाइम है। ये कहते डेविल किंग अपने हाथ से एजेंट के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। उसका अटैक सीधे उसके सर पर होने वाला है, तभी कुछ अजीब सा होता है। जैसे डेविल किंग का हाथ एजेंट के सिर के ऊपर टच होता है, उसके हाथ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी से होती है। वो बहुत तेजी से अपना हाथ पीछे तरफ करता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी इतनी गर्म कैसे है? मैं इस टाइम पर कल्टिवेशन के गोल्डन कोर स्टेज पर हूँ, मेरी बॉडी बहुत मजबूत है। मेरी बॉडी के ऊपर इस तरह की नॉर्मल हीट फील होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की हीट से मेरा हाथ बुरी तरह जल चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एजेंट दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और फिर कहने लगता है मुझसे कुछ टाइम पहले किसी ने कहा था कि अगर किसी ने भी मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करने की कोशिश की तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। यही गलती तुमने कर दी है। ये सुनकर अब डेविल किंग थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से एजेंट से दूर उठता है और फिर कहने लगता है शायद से तुम ठीक कह रहे हो, मैंने यहाँ पर आके काफी गलत किया है। और फिर इसके बाद मैं सोचने लगता है इस लड़की की बॉडी के अंदर जो फ्रोसिस फायर पावर है ये बहुत ज्यादा है, मैं इसकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा वो ये चीज मुझे स्टार्टिंग में पता चल गई, वरना अगर इसके साथ मेरा एक बार बॉन्ड हो जाता तो काफी लंबे टाइम तक मुझे परेशानी होती रहती। लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है तो मैं यहाँ से बाहर निकलकर किसी और की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। ये कहने के बाद में ये डेविल किंग एजेंट की बॉडी से बाहर निकलने लगता है। एजेंट इसे उठते ही कहने लगता है तुम जब चाहे तब जब वापस आ सकते हो, मैं तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत करूंगा, लेकिन अगली बार हो सकता है तुम वापस से जा ना पाओ। इसके बाद में हम नॉर्मल वर्ल्ड का सीन देखते हैं। एजेंट अभी भी अपनी मेडिटेशन फॉर्म में बैठा हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर से ये रेड रंग की एनर्जी बाहर निकलती है और इसी रेड एनर्जी के साथ में ये डेविल किंग भी वहां से बाहर निकल जाता है। एजेंट की बॉडी के अंदर से बाहर निकलने के बावजूद भी इस डेविल किंग के आसपास में ये आग लगी हुई है और इसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। ये जलाते हुए कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये आग मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कैसे डाल पा रही है? कई सारे कल्टिवेटर्स ने कई तरीकों से मुझ पर अटैक किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी अटैक मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब एक बच्चे का अटैक मेरी बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद डेविल किंग अपने आप को एक पक्षी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आग वैसी की वैसी ही है। फिर वो एजेंट को दिखता है और फिर से कहने लगता है भले ही आज इस फाइट के अंदर मेरी हार हो जाए और मैं मारा क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अपनी इस इंसल्ट का बदला तो लेकर रहूंगा। लड़के तो आज खत्म होगा, तेरी फाइट अब डायरेक्टली मुझसे होने वाली है। ये सुनकर एजेंट भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसके हाथों के अंदर 2 बड़े बड़े फायर के मुक्के दिखाई देता है। फिर वह कहता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम असल में मुझसे नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और अपनी मौत से हार जाओ। ये कहते हुए एजेंट हवा में अपना मुक्का मारता है। उसके करने के साथ में हाथ के अंदर से ये फायरबॉल बाहर निकलती है और उससे जाकर इस डेविल किंग टकरा जाती है। यहाँ पर ये एक अटैक ही इस डेविल किंग को हराने के लिए काफी होता है। वो जोर से पे गिर जाता है। जीन पे गिरकर ये डेविल किंग तुरंत ही बेहोश जाता है, लेकिन एजेंट का मन अभी भरा नहीं है। वो जल्दी से इसके पास में आता है और अपनी लातों से इस पर अटैक कर देता है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है ये भी एजेंट का स्पिरिचुअल सी ही है। वो अभी तक अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर निकला ही नहीं है। ये फाइट एजेंट की कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रही है। इस वजह से यहाँ पर एजेंट से ताकतवर कोई भी नहीं है। एजेंट के सारे अटैक इस बर्ड के ऊपर बहुत जोर से हिट होता है। इसके बाद बर्ड एजेंट से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस फाइट के अंदर वो यहीं पर उसे छोड़ दे, लेकिन एजेंट रुकता नहीं है। कुछ देर के अंदर उस बर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और सारी एजेंट की बॉडी में समा जाती है। एजेंट का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर इसके बाद में वो कहने लगता है ये तो काफी शानदार है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकली है उसकी मदद से मैं अपनी कल्टिवेशन एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपने एक हाथ से उस पक्षी को उठाता है और फिर कहने लगता है तुम्हारी थोड़ी सी एनर्जी से मुझे बहुत फायदा हुआ, कैसा रहेगा मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट कर लूं, उसके बाद में तो मेरा कल्टिवेशन लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कहते हुए एजेंट उस पक्षी को खाने की कोशिश करता है, जिससे वो पक्षी बहुत डर जाता है। वो जल्दी चलाकर एजेंट से कहता है यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ खास दे सकता हूँ, अगर तुमने अभी मुझे खा लिया तो तुम उसे गवा दोगे।
ये सुनकर हमेशा की तरह एजेंट का लालच दोबारा से जागता है। वो सोचने लगता है ये एक गोल्डन बर्ड है जिसकी एज हजारों सालों की होगी और मुझे ये चीजें भूलनी चाहिए। ये गोल्डन बर्ड पूरी तरह से नहीं है, ये असल में एक डेविल किंग है जिसकी नॉलेज बाकी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। इससे मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जो कि सच में मेरे बहुत काम का हो। इसके बाद में वो इस पक्षी की तरह दिखता है और फिर से कहने लगता है तुम्हारे पास है क्या जो कि तुम मुझे दे सको? अभी तो तुम्हारे पास खुद की बॉडी भी नहीं है, तुमने केवल अपनी सोल को एक बर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है और ये भी कुछ खास नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है तुम किसी भी तरीके से मेरी मदद कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी सोल को अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट करूंगा। ये ही एक आखिरी चीज है जो कि तुम अभी कर सकते हो। गोल्डन बर्ड बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास में अभी भी ऐसी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे सीक्रेट्स है और बहुत सारा ऐसा खजाना है जो कि तुम हासिल कर सकते हो। मैंने एक जगह पर उसे छुपा के रखा है, वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा और इसके अलावा मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम्हारे साथ में जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हें मेरी वजह से फायदा ही होता रहेगा। ये बर्ड यही सब कहते हुए अब रोना शुरू कर देता है, लेकिन एजेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो इसे एकदम निकलने वाला है। तभी वो बर्ड अपने दोनों हाथों से या फिर दोनों पावों से एजेंट की मुंह को पकड़ लेता है और फिर लगातार इधर से रिक्वेस्ट करना जारी रखता है। इसके बाद में शायद से एजेंट को भी इसके ऊपर थोड़ी दया आ जाती है, वो दोबारा से इसे अपने मुंह से निकालता है और फिर कहने लगता है तुम्हारी बात मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, तुम्हारे खजाने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो खजाना काफी शानदार होना चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे लिए जिंदा बचने का ये आखिरी मौका है, अब अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो तुम्हें सजा बहुत खतरनाक मिलेगी। बर्ड बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। एजेंट कहता है ये दयालुता हमेशा नहीं रहेगी, जल्दी से मुझे बताओ तुम क्या कुछ जानते हो। अब अगर तुमने बताने में जरा सी भी देरी की तो मेरा संयम टूट जाएगा और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बर्ड बोलता है तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अब तुम्हारे मन के अंदर लालच जाग चुका है और अब तुम हर हाल में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करोगे और अगर मैंने तुम्हें एक बार वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद तो तुम्हारे लिए मेरा कुछ भी यूज नहीं होगा, तुम तुरंत ही मुझे खत्म कर दोगे। ये सुनकर अभी जो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो जोर से इस पक्षी को जेल पटकता है और फिर कहने लगता है वो तो मैं तुम्हारे साथ में अभी भी करूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, इस तरीके से तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन वहीं अगर तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो तुम्हारे साथ में ये टॉर्चर बहुत लंबा चलेगा। ये सुनकर अब इस डेविल किंग को भी काफी गुस्सा लगता है, ये जिन तक घूर के देखता है और सोचने लगता है शायद से मेरे पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे इसे थोड़ा बहुत बताना ही होगा, भले ही इस तरीके से मैं ज्यादा फायदा ना हो, मैं अपनी लाइफ को केवल कुछ दिनों से बढ़ा पाऊं, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। तभी ये जिनागी बोलता है तो फिर तुमने क्या सोचा, तुम मुझे सब कुछ बताओगे या फिर मैं तुम्हें खत्म करूं? बर्ड बोलता है तुम्हारे सामने मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस फाइट के अंदर तुम जीत चुके हो और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों तुम्हारी बॉडी को सिलेक्ट किया। यहाँ से अब हम फाइनली उस जगह से देखते हैं जहाँ पर बाकी सारे कल्टिवेटर है, एजेंट के साथ के बाकी सारे कल्टिवेटर जैसे कि चेन और फोर्ट ज्वेलरी के बाकी सब, ये सब के सब एजेंट के आसपास में घूम रहे हैं, एजेंट का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी कोई भी कल्टिवेटर नहीं है। एजेंट अभी भी अपनी मेडिटेशन की फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है। ये देखकर शेन कहने लगता है इन्हें वापस होश में आने में कितना लंबा टाइम लगेगा, काफी देर हो गई है, एकदम अंधेरा होने को आया है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है आपको क्या लगता है वो डीमन किंग मारा जा चुका होगा? शेन बोलता है मुझे नहीं पता, आखिर में उसके साथ में क्या हुआ मैंने वो बिल्कुल भी नहीं देखा था, अभी फिलहाल हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो मारा गया हो। यहाँ से हम लिग्युआन और जैनमेंग को देखते हैं जो कि आपस में कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। लिग्युआन जैनमेंग से बोलने लगती है जब सब कुछ थोड़ा खतरनाक हो चुका है, वो मॉन्स्टर हमारे सर से फ्री हो गया था, लेकिन हमने जो उसके प्रोटेक्ट किए थे उसे शायद से वो खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमें पूरी तरह से गलत लग रहा हो, असल में वो डीमन किंग कहीं पर रिलीज होकर कहीं भाग गया है और हमें उसका पता ही नहीं चला। हमें जल्दी जाकर सेक्ट के लीडर को इस बारे में बताना होगा, फिर वही हमें सब कुछ क्लियरफाई कर पाएंगे कि हमने सब कुछ ठीक किया है या फिर हम सब कुछ बिगाड़ चुके हैं। जैनमेंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन तो जैनमेंग वहां से कहीं और जाने लगता है, लेकिन सोचने लगती है हमारे बीच में इतनी बात हुई लेकिन इसके बावजूद भी इसने एक बार भी एजेंट के बारे में नहीं सोचा जो कि अभी भी अपने कल्टिवेशन के अंदर बैठा हुआ है। वो इस टाइम पर अपने मेडिटेशन फॉर्म में है, जैसे ही उसने उस डेविल किंग को देखा था वो तुरंत ही उस फॉर्म में बैठ गया था। यहाँ पे एटलीस्ट जैनमेंग को एक बार तो सोचना चाहिए था कि एजेंट हमारे साथ कल्टिवेटर है, उसका हालचाल एक बार पूछ ले। अपने साथी कल्टिवेटर के साथ में इस तरह का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद में हम एजेंट की सर्विस देखते हैं, एजेंट के आसपास में शेन उसके साथ के बाई कल्टिवेटर्स है। यहाँ पर इन लोगों को पता है कि एजेंट मेडिटेशन की फॉर्म में है और उसको जबरदस्ती उठाना नहीं चाहिए, वो बस धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहे हैं ताकि ये चेक करते रहे कि एजेंट कब होश में आ रहा है। इसी समय लिग्युआन एजेंट को पूछती है और कहने लगती है एजेंट की हालत कैसी है? एक दूसरा कल्टिवेटर बोलता है नहीं इन्हें अभी तक होश नहीं आया है, हालत बिल्कुल वैसी ही है। लिग्युआन कहती है कि सच में अभी तक होश नहीं आया, इसे तो इस तरह से मेडिटेशन में बैठे हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, कोई ऐसा तो नहीं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर किस तरह का इफेक्ट हुआ हो, इससे पहले की कोई देर हो मुझे जल्दी से इसकी बॉडी को चेक कर लेना चाहिए। देखते लिग्युआन एजेंट के पास से अपने हाथ को लेके जाती है और फिर चेक करती है, उसे पता चलता है एजेंट की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी। लिग्युआन ये सब कुछ कह रही होती है तभी एकदम से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, ये एजेंट ही है। एजेंट को होश आ गया है, वो होश में आने के साथ में अपना नाटक शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है मुझे इससे लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, शायद से जब जैनमेंग ने मुझ पर अटैक किया था ये उसी का इफेक्ट है।
सिस्टर लिग्वान, आपने देखा ना जियानमिंग ने मेरे ऊपर किस तरह से अटैक किया, उसे जरूर से जल्दी लाइएगा। ये सुनकर लिग्वान एजेंट सिर्फ धीरे से मारती है और उसे कहने लगती है अपना नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? जब उस टाइम पर तुम नाटक कर रहे थे उस समय मुझे पता चल गया था कि तुमने एक स्पेशल पिल खाई है जिससे मुंह से जबरदस्ती खून निकलने लगता है। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है, इसलिए ऐसे बीमार होने का नाटक मत करो, एकदम ठीक से बोलो। ये सुनकर एजेंट जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है अगर आपको ये बात काफी लंबे टाइम से पता थी तो आपने क्यों मुझे वहां पर सपोर्ट किया? लिग्वान कहती है बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता था जियानमिंग का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे उसे सबक सिखाने का ये मौका मिला तो मैंने सोचा उसे सिखा देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे उसका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। एजेंट कहता है कि सच में आपको भी ऐसा ही लगता है? जब एजेंट और लिग्वान के बीच में ये बात चल रही होती है तब शायद से जियानमिंग इसे सुन लेता है और शायद से बहुत गुस्सा भी हो जाता है। वो तेजी से अपने बेड की ओर बैठकर यहाँ से उठते हुए जाने लगता है। इसे देखकर लिग्वान और एजेंट दोनों समझ जाते हैं कि जियानमिंग ने सब कुछ सुन लिया है और उसे मनाने की कोशिश करना एकदम बेकार है क्योंकि वो मानेगा नहीं। उसे मनाने की कोशिश में बेकार में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। जियानमिंग बस चला जाता है। इसके जाने के बाद में एजेंट लिग्वान से बोलता है सिस्टर लिग्वान, मुझे समझ में नहीं आ रही है इस तरह का इंसान हमारे सेट का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये बहुत घटिया है, घमंडी है और इसके अलावा मुझे कभी कभी ये थोड़ा सा पागल भी लगता है। कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के निगाह में एजेंट एकदम से आ जाता है ये सारी खासियत तो उसके खुद के अंदर भी है। तभी लिग्वान आगे बोलती है तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारा सीनियर है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगी, सेक्ट के अंदर लौटने के बावजूद भी पूरी तरह सतर्क रहना क्योंकि तुम्हारे साथ में अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। जियानमिंग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, यहाँ पर तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ लेकिन वहां पर हो सकता है तुम अकेले हो। यहाँ से हम क्विंगविन सेक्टर सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ के 5 मेन एल्डर्स एक जगह पर खड़े हुए हैं। इसके बाद में इनमें से जो सबसे मेन कल्टिवेटर होता है उसके पास में एक तिलिस्मान आता है और फिर वो इसके बारे में बाकी के 4 एल्डर्स को बताने लगता है कि जो हमने एक टीम को उन ब्लैक माउंटेन्स के अंदर भेजा था वो जल्दी वापस लौटने वाली है। इस तिलिस्मान के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने वापस लौटने का अपना सफर शुरू कर दिया है। ये सुनने के बाद में सबके सब काफी खुश जाते हैं क्योंकि इस मैसेज का मतलब है उन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। स्पेशली फोर्ज वैली का ये एल्डर जिसे एजेंट काफी ज्यादा मानता है, इसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही खुशी होती है। इसके कुछ देर बाद में यहाँ पर एक और तिलिस्मान आता है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस वैली के कितने कल्टिवेटर घायल हुए हैं। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम है फोर्जिंग वैली का जिसने इस पूरे मिशन के अंदर सबसे शानदार परफॉर्म किया था क्योंकि इस वैली को एजेंट लीड कर रहा था। इस वैली का केवल एक कल्टिवेटर है जो घायल हुआ है, बाकी सारे कल्टिवेटर पूरी तरह सेफ है और किसी भी कल्टिवेटर की डेथ नहीं हुई है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है क्विक्सिया वैली जिसे लिग्वान लीड कर रही थी जो कि इस मिशन के अंदर जितने भी कल्टिवेटर गए थे उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इस वैली के 3 कल्टिवेटर घायल है और 4 कल्टिवेटर की डेथ हो चुकी है। तीसरे नंबर पर है शुवेन वैली जिसे ये बंदा पाई लीड कर रहा था जो कि इस मिशन के अंदर जितने भी बंदे गए थे उन सभी में से सबसे सीधा और शानदार बंदा लगा, लेकिन फिर भी अपने वैली कल्टिवेटर्स को ये ठीक तरह से बचा नहीं पाया। इसकी वैली के 6 कल्टिवेटर घायल है और इसके अलावा 5 कल्टिवेटर मारे जा चुके हैं। इस सब के बाद में सबसे आखिरी में नाम आता है वुजन वैली का जिसने सबसे बेकार प्रदर्शन किया है। इसे क्विंसी लीड कर रही थी जिसका बिल्कुल भी ध्यान लीड के अंदर नहीं था। ये पूरे समय केवल एजेंट से कंपटीशन करती रही या फिर जियानमिंग के पीछे लगी रही। इसी वजह से इसकी वैली के 9 कल्टिवेटर घायल हो चुके हैं और 8 कल्टिवेटर की डेथ हो चुकी है और बाकी जो बच्चे हैं उन सभी को पता है कि उनकी लीडर कितनी नाकार है। ये सब के सब बहुत निराश होकर और अपनी लीडर क्विंसी से नाराज होकर वापस सेक्ट लौट रहे। इस पूरी लिस्ट को पढ़ने के बाद में फोर्जिंग वैली के एल्डर के अलावा जो बाकी के 3 एल्डर्स हैं ये सब के सब थोड़े निराश हो जाते हैं। इनका बिहेवियर एकदम न्यूट्रल सा है, लेकिन फोर्जिंग वैली का एल्डर काफी खुश है और इन सभी का जो लीडर है वो भी एकदम शांत खड़ा है। तभी फोर्जिंग वैली का एल्डर खुश होते हुए बोलने लगता है देखा सबने मेरी वैली के कल्टिवेटर्स ने कितना शानदार परफॉर्म किया है, मुझे पता था वो लड़का सबका ध्यान अच्छी तरह से रखेगा। ये सुनकर क्विक्सिया वैली की जो एल्डर होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, इरिटेट सी होने लगती है। उसके चेहरे को देख पता चल रहा है वो काफी चिढ़ चुकी है। वो सोचने लगती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है फोर्जिंग वैली के कल्टिवेटर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कैसे। हमारी क्विक्सिया वैली को लिग्वान लीड कर रही थी, इसके बावजूद भी किसी और वैली कल्टिवेटर इस रेस के अंदर आई कैसे निकल सकता है। मुझे तो फोर्जिंग वैली से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पिछले कई सालों से हम इस तरह से कई सारे कल्टिवेटर्स को बेचते हैं लेकिन फोर्जिंग वैली आज तक भी टॉप पर नहीं आ पाया, बल्कि वो तो लास्ट में आता था, लेकिन इस बार टॉप में। इस बार सब कुछ इतना कैसे बदल गया। तभी इन चारों वैलीज का जो मेन लीडर होता है वो कहने लगता है सबके सब अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लिग्वान ने मेरे पास में एक और लेटर भेजा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वो लड़का एजेंट उसने हम इस मिशन के अंदर काफी शानदार कंट्रीब्यूशन किया है। एक मॉन्स्टर को मारने में उसने लिग्वान की मदद की थी जो कि एक बहुत ताकतवर फायर स्नेल स्नेक था। और इसके अलावा लिग्वान ने ये भी बताया कि उस लड़के ने कई सारे मिशनों के अंदर कई सारे कल्टिवेटर्स की जान भी बचाई, खुद को खतरे में डालकर सभी कल्टिवेटर्स को रेस्क्यू किया। और इस तरीके से लिग्वान के हिसाब से एजेंट ने इस पूरे मिशन के अंदर सबसे शानदार परफॉर्म किया है। उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग थी। इसी वजह से मुझे लगता है इस मिशन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हमें इस लड़की को देनी चाहिए। ये सुनकर फोर्जिंग वैली का एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते बोलने लगता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी आगे आ जाए। ये सुनकर शुवेन वैली का एल्डर जिसे थोड़ी सी दिक्कत होती है वो आगे आते हुए बोलने लगता है
मुझे लगता है हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो केवल एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसे स्टार्टिंग में इतनी बड़ी अचीवमेंट दे देंगे तो ऐसा हो सकता है उसको तक घमंड आ जाए। और वैसे भी हम लिगियन को तो जानते ही है, वो कभी भी क्रेडिट को अपने ऊपर नहीं लेगी। अगर उसने कहा है इस लड़के ने कुछ किया है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है इस लड़के की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो, लेकिन केवल उसने इसके एज के हिसाब से ही इसको सारे क्रेडिट्स दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर इन अचीवमेंट्स के अंदर एज का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए हमें अच्छे से देख परख के उसे ये अचीवमेंट देनी चाहिए। मेन एल्डर को यहाँ पर सुवन वैली के एल्डर की ये बात ठीक से समझ में नहीं आती और वो इसे पूरी तरह से इग्नोर ही करता है। उसे कहने लगता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर लेगियन ने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। मुझे लगता है इस लड़के एजेंट को हमारे सेक्ट के ट्रू डिसिपल की उपाधि देनी चाहिए। ये सुनकर फोर्ज वैली का एल्डर खुशी से बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी ठीक ऐसे ही लगता है। वो लड़का एजेंट जरूर से इस उपाधि के लायक है, हमें जरूर से उसे अचीवमेंट देनी चाहिए। इसी समय एक आवाज आती है, एक एल्डर बोलने लगता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। ये आवाज है वुचन वैली के एल्डर की, जिसकी वैली के सबसे ज्यादा कल्टिवेटर इस मिशन के अंदर मारे गए। ये आगे कहता है इस मिशन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास में भी है। इस लड़के ने हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन फिर भी मिशन का मेन टारगेट क्या था उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से उस डेविल किंग को रोकना था जिसके अंदर इस लड़के का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आई है, इसी वजह से मुझे लगता है ये लड़का उतना भी काबिल नहीं है जितना काबिल हम इसको बना रहे हैं। जी सुनकर फोर्चिंग वैली के एल्डर के बेचारे के ऊपर जितनी पैसी होती है वो एक सेकंड गायब हो जाती है। वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी जो मेन एल्डर होता है वो क्विक्सिया वैली की इस एल्डर क्विंग नियो से पूछने लगता है आपको क्या लगता है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एजेंट के बाद में इस पूरे मिशन के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म तो लेक जॉन ने किया है। क्विंग नियो कहती है इस केस के अंदर मैं पूरी तरीके से वुचन वैली के एल्डर से सहमत हूँ। मुझे लगता है उस लड़के ने इतना भी कुछ खास नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी अगर लेक जॉन कह रही है तो कुछ तो क्या होगा। वैसे मुझे एक सीन याद आ रहा है, उस लड़के ने एक बार मेरी वैली के एक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था, उसे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उस सीन को भुला दिया है। मेरे को बेकार में उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं बस इस बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी उसके पास में कोई भी उपाधि अचीवमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन तब भी उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो कभी भी किसी भी अटैक कर देता है, लेकिन जब उसके पास में अचीवमेंट होगी, थोड़ी बहुत पावर आ जाएगी, तब तो वो क्या ही करेगा। इस बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी फिर इसके बाद में आप जैसा सही समझे वैसा कर सकते हैं। ये कहते हुए अब इस एल्डर ने भी यहाँ पर आग लगा दी है। मेन एल्डर बोलने लगता है तो फिर ठीक है, अब सभी ने सब कुछ कह दिया है तो मैं अपना डिसीजन सुनाता हूँ। तभी वुचन वैली का एल्डर दोबारा से बोलता है एक बात है जो कि अभी भी आपको बताना भूल चुका हूँ। जियान मैंग ने मेरे पास में एक और मैसेज भेजा था जिसके अंदर उसने बताया था कि एक बहुत खतरनाक चीज उस मिशन के अंदर हो गई है जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। वहां पर बहुई सेक्ट के भी काफी सारे कल्टिवेटर उसके पहुंच गए थे जिनसे हमारी फाइट हुई, और उस फाइट के अंदर एज ने मेनली उन सभी कल्टिवेटर से फाइट की, उन्हें जबरदस्ती पीट कर वहां से भगा दिया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बहुई सेक्ट और क्विंग जन सेक्ट के बीच में अब एक खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी है। हम दोनों की दोनों जल्द ही आपस में लड़ने वाले हैं। ऐसा हो सकता है बहुई सेक्ट दोबारा से कभी क्विंग सेक्ट के ऊपर अटैक कर दे। एल्डर आपको ऐसा नहीं लगता ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है? उस लड़की की वजह से दो सेक्ट आपस में लड़ने वाले हैं। ये सुनकर मेन एल्डर हंसते हुए लगता है मुझे उनका बिल्कुल भी डर नहीं है। बहुई सिटी के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनका सेक्ट भी कुछ खास ताकतवर नहीं है। उनके पास में रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी है, और इसके अलावा वहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, केवल कुछ मिडिल एज के ही है। उनमें से किसी के पास में भी कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है। उनके अंदर किसी भी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो डायरेक्टली क्विंग जन सेक्ट के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये एक मैटर भी नहीं है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये सुनकर ये एल्डर बोलने लगता है आप कैसे इतने बड़े टॉपिक को इस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारे एक नया दुश्मन बन चुका है, इस सबसे बढ़कर हमारा एक ऐसा दुश्मन बन चुका है जो कि पहले हमारा दोस्त हुआ करता था। यानी इस तरीके से हमने अपना एक दोस्त भी खो दिया है, जहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोस्त कितना कमजोर था या कितना ताकतवर, लेकिन था तो हमारा दोस्त ही। मुझे लगता है हमें इस बात के ऊपर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। तो एकदम से इस एल्डर के कंधे पर कोई हाथ रखता है। ये फोर्जिंग वैली का एल्डर है जो कि शायद कहने लगता है क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? एल्डर सियाओ, तुम्हें समझना चाहिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एकदम सही था। जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई है, वैसे थोड़ा बहुत मुझे पता चला है। मुझे सुनने में आया है कि बहु सिटी के उन कल्टिवेटर्स ने हमारे क्विंगियन सेक्ट के काफी सारे कल्टिवेटर्स को कैद करके रख लिया था, उनसे उनके स्टोरेज बैग छीनने की कोशिश की थी। तब एजेंट उनके ऊपर अटैक करके हमारे सारे कल्टिवेटर को बचाया और साथ में उन्हें वहां से भागने से मजबूर भी कर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुई सिटी के उन कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करके उसने अच्छा काम ही किया है। हम क्या ऐसे ही फ्री में किसी को भी अपने सारे स्टोरेज बैग दे सकते हैं? और हमारे कल्टिवेटर्स की जान वो भी तो उसी ने बचाई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एजेंट ने सभी कल्टिवेटर्स की जान को बचाकर एक और अच्छा काम किया है, जिस वजह से उसे एक कुछ शानदार अचीवमेंट मिलनी चाहिए? ये तो उसकी एक तारीफ ही है। एल्डर सियाओ बोलता है आप अपनी बातों घुमाने की कोशिश मत करें। भले ही एजेंट ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी उसका तरीका बहुत ज्यादा गलत था।
तरीका मेरे पास में आया है, मुझे सुनने में आया है, उसने वहाँ पर एक लड़की का यूज किया जो कि कमजोर थी। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने दूसरे कल्टिवेटर्स को मजबूर कर दिया वहाँ से भागने के लिए। किसी भी फाइट के अंदर एक लड़की का इस तरह से फायदा उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे सेट के लिए एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। अगर वहाँ पर उन्हें लड़ना था तो ढंग से लड़ना चाहिए था। इस तरीके से फाइट के बीच में किसी लड़की का फायदा उठाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पूरी तरीके से हमारे सेट के उसूलों के खिलाफ है। इस तरीके से इन दोनों एल्डर्स के बीच में ये बहस चली रही होती है। तभी एक तीसरा एल्डर बोलता है, देखो वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद में सबके सब उस तरफ देखता है। उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बोट और साथ में 3 बड़े बड़े पक्षी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक है एजेंट का, दूसरा लिग्युआन का और तीसरा जियानविंग का। इसके बाद में ये सबके सब जिन पर लैंड करते हैं। एक करके शिप के अंदर से कल्टिवेटर्स बाहर निकलने लगते हैं और सब बाहर आने के बाद में अपने सामने इन एल्डर्स को देखकर उनके सामने सर झुका देते हैं। इन सभी कल्टिवेटर्स की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करने के बाद में जो यहाँ पर मेन एल्डर होता है वो इन सभी से बोलने लगता है, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर वापस लौटने के बाद में तुम सभी ने तिलिस्मन एडिक्ट के इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है। मिशन का मेन टारगेट यही था कि तुम सभी को सेफली यहाँ पर जाना है और सेफली लौट आना है, और तुम सभी ने बिल्कुल वैसा ही किया है। हमारी उम्मीदों से ये काफी कुछ अच्छा था। और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है तिलिस्मन एडिक्ट के अंदर तुम सभी को कुछ नए एक्सपीरियंस मिले होंगे और साथ में काफी सारे रिसोर्सेज भी। हम चाहते हैं तुम जितने भी रिसोर्स मिले हैं उन सभी के बारे में सेक्ट को बताओ। वैसे तुम में से किसी को भी बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। जो भी रिसोर्सेज तुम्हें उस मिशन के अंदर मिले हैं उनमें से कोई भी तुम्हें सेक्ट के हवाले करने की जरूरत नहीं है। उन सभी के ऊपर तुम्हारा ही पूरी तरह से अधिकार होगा। और इसके अलावा क्योंकि तुम सभी ने इस मिशन को अच्छी तरह कंप्लीट किया है, इसलिए हमारी तरफ से भी तुम सभी को रिवॉर्ड मिलेंगे। ये सुनकर ये सारे कल्टिवेटर और जो खुश जाता है, स्पेशली फॉर्चिंग वैली कल्टिवेटर्स, क्योंकि इन्हीं के पास में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। इनमें से एक कल्टिवेटर दूसरे से बोलने लगता है कि तुमने सुना उन्होंने हमसे क्या कहा। उन्होंने भी कहा कि हमें जितने रिसोर्स मिले हैं वो सारे हमारे पास में रहेंगे और साथ में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ये सब कुछ एजेंट की वजह से हो रहा है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस मिशन की स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो केवल हमारे साथ शोषण ही हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और अब हमारे पास में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। और इसके अलावा हमारी वैली के सबसे कम कल्टिवेटर इस मिशन के अंदर घायल हुए हैं। इसी समय ये मेन एल्डर कुछ ऐसा कह देता है जिसे किसी को भी उम्मीद नहीं होती। ये कहने लगता है, ये लड़का जिसका नाम एजेंट है, इसके बारे में हमने काफी तारीफ सुनी है कि इस पूरे मिशन के अंदर इसने काफी अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। इसने उस मिशन के अंदर खुद की जान को खतरे में डालकर कई सारे कल्टिवेटर्स की जान बचाई, लेकिन ये करके भी उसने कई सारे कल्टिवेटर्स की जान को खतरे में भी डाला था और खुद की जान को भी, जो कि बिल्कुल भी एक सही स्टेप नहीं है। और इसके अलावा बोई सेक्ट के साथ में जो तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके बारे में भी हमें पता चला, जो कि एक अच्छा स्टेप नहीं था। अगर कभी भी किसी कल्टिवेटर के पास में कुछ भी शांति सुलझाने का एक मौका हो तो उसे उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। लड़ाई आखिरी ऑप्शन होता है। इसी वजह से हमें लगता है एजेंट तुम्हारे अंदर संयम की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए तुम्हें एक सजा मिलनी चाहिए। ये तुम्हारा इस सेक्ट के अंदर इस तरीके से एक आखिरी दिन है। कल तुम्हें सेक्ट छोड़ के जाना होगा। कल तुम्हें सेक्ट से निष्कासित किया जाता है। यहाँ से निकाले जाने के बाद में तुम सीधे क्विंगलोंग वैली के अंदर जाओगे और वहां पर 1 साल तक रहकर ये समझने की कोशिश करोगे कि तुमने गलती क्या की है और किस तरीके से तुम इसे सुलझा सकते हो। इस ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनने के बाद में एजेंट काफी चौंक जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसने मिशन के अंदर जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से इसको अलग से रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन या तो पनिशमेंट मिल गई। सेम ऐसा ही रिएक्शन एजेंट के साथ के कई कल्टिवेटर्स के चेहरे के ऊपर होता है। शेन भी काफी परेशान है। वो एजेंट को क्विंगलोंग वैली के बारे में बताने लगता है, लेकिन ये सुनने से पहले एजेंट काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए तेजी से इस ग्रैंड एल्डर की तो भगने लगता है और फिर कहता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मुझे सजा दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड बनना चाहिए। मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। ये क्विंगलोंग वैली क्या है, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ये ग्रैंड एल्डर आगे बोलता है, देखो यही तुम्हारे अंदर कमी है, तुम दोबारा से गुस्सा हो गए, तुमने पूरी बात सुनी नहीं है अभी तक, इसी वजह से तुम्हें ये पनिशमेंट दी जा रही है। तुम्हारे अंदर संयम की कमी है। तुम्हें कल सेक्ट से निकाला जा रहा है और फिर वैली में भेजा जा रहा है, लेकिन ये केवल 1 साल के लिए होगा। उस वैली के अंदर जब तुम 1 साल रहकर संयम रखना सीख जाओगे, उसके बाद में तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा और तब तुम्हें मौका मिलेगा वापस से क्विंगियन सेक्ट के अंदर आने का। और उसके बाद में हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे, तुम डायरेक्टली क्विंगियन सेक्ट के 3rd ट्रू रेसिपल बन जाओगे। ये सुनने के साथ में एजेंट वहीं पे रुक जाता है। शिन जल्दी से एजेंट को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कहीं एजेंट किसी और बात के ऊपर गुस्सा ना हो जाए, लेकिन इस टाइम पर एजेंट के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अजीब से होता है। वो समझ नहीं आता कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वुजन वैली के जितने भी कल्टिवेटर्स है ये थोड़े बहुत परेशान हो चुके हैं, स्पेशली क्विंजी। वो सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के एजेंट को ये प्रमोशन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी को तो जरूर से ये होने से रोकना चाहिए। इसी समय फॉर्चून वैली का एल्डर चिल्ला कहने लगता है, एजेंट तुम भी तो वहाँ पे खड़े क्यों, जल्दी से ग्रैंड एल्डर ने तुम्हें जो प्रमोशन दिया है, यहाँ पर तुम्हें जो रिवॉर्ड देने की बात की है उसके लिए उन्हें थैंक यू कहो, तुम जानते भी हो तुम्हें क्या मिल रहा है। ये सुनने के साथ में एजेंट जल्दी से इस ग्रैंड एल्डर और फॉर्चून वैली के एल्डर दोनों के सामने अपना सर झुका देता है। दोनों ग्रेट करते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ आपके सपोर्ट से ही हो पाया है एल्डर्स, आपका शुक्रिया कि आपने हर समय इस सपोर्ट बना के रखा। इसके बाद में सभी कल्टिवेटर्स एजेंट को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं, जिनमें सबसे आगे लिग्युआन होती है। वैसे जो लोग भूल चुके हैं उन्हें बता देता हूँ, लिग्युआन वो पहली कल्टिवेटर है जिसने एजेंट की मदद की थी। लिग्युआन की वजह से ही एजेंट इस सेट के अंदर एडमिशन ले पाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी लिग्युआन की दरिद्री नहीं थी, बल्कि एजेंट के साथ में एक डील थी। लिग्युआन ने एजेंट के एक दोस्त को काइंड ऑफ किडनैप कर लिया था और फिर एजेंट ने इसी चीज का फायदा उठाकर एडमिशन मांग लिया।
क्विंग युआन सेट के अंदर। वैसे उस लड़की के साथ में हुआ क्या, वो जिंदा भी है या फिर कहीं और कल्टिवेशन करने के लिए गई हुई है, इस बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। लिग्युआन यहाँ पर एजेंट देखते सोचने लगती है एजेंट काफी कम टाइम के अंदर क्विंग युआन सेट का एक ट्रू डेस्पर बन चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी कम एज कोई कल्टिवेटर को ट्रू डेस्पर बनाने की बात की गई हो। इसके बाद में एजेंट लिग्युआन को थैंक यू कहने लगता है और इस पूरे मिशन के अंदर लिग्युआन ने एजेंट जितनी मदद की उस सब के लिए भी उसके सामने थोड़ा बहुत ग्रीट करता है। तभी शेन एजेंट के पास में आता है और उसे कहने लगता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो तुम क्विंगलोंग वैली की तो जानने वाले हो वो भी कोई बेकार जगह नहीं है बल्कि काफी अच्छी जगह है। जब वहां पर तुम एक साल रहोगे तब अच्छी तरीके से अपने कल्टिवेशन में फोकस करना, तब अंदर जितनी भी कमियां हैं उन सभी को ठीक करने की कोशिश करना। बाकी एक बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे सपोर्ट में हम तो हैं ही। एजेंट कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे इस तरह से पता है। अच्छा हुआ अभी आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो ग्रैंड एल्डर से फाइट ही करने वाला था। वो तो आपने सही टाइम पे मुझे पकड़ लिया था, वरना ग्रैंड एल्डर के कुछ भी कहने से पहले उनके ऊपर मेरा अटैक हो जाता और फिर प्रमोशन में तो पता नहीं बल्कि सेक्ट से मुझे अलग से निकाला जाता, या फिर शायद से मेरे को कुछ और ही करके मेरी ऐसी हालत कर दी जाती है कि किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चलता। ब्रदर शेन आपको शुक्रिया, आपने हर सिचुएशन के अंदर मुझे अच्छी तरह सपोर्ट किया। इसी तरीके से इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर ये सही पता चल रही होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कब्जे चिड़े हुए हैं, जिनमें से एक है वुजन वैली का ये एल्डर और जियान मेंग। ये लोग बिल्कुल भी इस बात को ज्वाइन नहीं करते हैं, चिढ़ते हुए बस ऐसे चले जाते हैं। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है और जैसे कि मैंने कहा था ये फाइनल एपिसोड होने वाला है, तो हाँ ये सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है। आज तारीख है 17 अप्रैल। इस डेट तक इस सीरीज के जितने भी एपिसोड आए वो सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी चाइनीज वर्जन के। इंग्लिश वर्जन से तो अभी हम बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसलिए अब ये कोई नहीं कहेगा कि हम कोई भी सीरीज कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि चैनल के ऊपर जितनी भी सीरीज है उनमें से मैक्सिमम हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो कोई बची हुई है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा ये सीरीज का फाइनल एपिसोड है। वैसे काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी बाकी है। जियान मेंग का खात्मा जो कि मुझे लगा था इस सीजन के एंड तक हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टाल दिया गया है। और इसके अलावा हाँ एजेंट की वो दोस्त जो कि केवल इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई, दोबारा से इसको कभी दिखाया नहीं। मुझे यकीन है अगर इस सीरीज के आगे कुछ एपिसोड आते हैं तो जरूर से इसके साथ में आगे कुछ किया जाएगा। और इसके अलावा एजेंट का नया सफर शुरू हो चुका है। उसे 1 साल तक क्विंगलोंग वैली के अंदर रहना है, जिसके बाद में उसे सेक्ट का एक ट्रू डिस्पेल बना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा हमने एक और शानदार सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जिसकी लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जल्दी से उसे भी चेकआउट करो। वो भी इसकी तरह ही काफी ज्यादा शानदार है। मुझे पूरा यकीन है वो सीरीज भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर सपोर्ट रहा तो मैं उसे भी अच्छी तरह कंप्लीट करूंगा। नाउ फिलहाल के लिए इस एपिसोड को तो यहीं पे खत्म कर देते हैं। वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट्स कर देना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।